नमस्कार। विकसित भारत @2047 संकल्प से सिद्धि तक के नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री दयाशंकर तिवारी जी। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। आज का हमारा यह एपिसोड कुछ खास विषय को लेकर के है। हम सब जानते हैं कि आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी से जोड़ते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। पिछले ही एपिसोड में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि इस बार मतलब 2025 में जो है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव को हम सब विशेष धूमधाम से मनाएंगे जो है। तो उनके वक्तव्यों को हम आगे बढ़ाते हैं और धूमधाम से जो मनाने की बात कही थी उसे हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और आज 12 जनवरी को हम जो है कार्यक्रम को हम आज आपके समक्ष जो है लेकर के आए हैं। थोड़ा सा हम अपने जो है अतिथि का परिचय देना चाहेंगे। श्री दयाशंकर तिवारी जी जो है वैसे तो किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं है। नागपुर में जो है आप नागपुर के मेयर रह चुके हैं। हम जानते हैं कि जब कोई अगर मेयर है तो वो खास तौर से उस शहर में तो परिचय का मोहताज नहीं रह सकता है। तो आप मेयर रहे हैं। उसके बाद वर्तमान समय में जो है आप महानदी कोल्ड फील्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। अपने विचार और सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है तिवारी जी की कुछ खास चीज़ें हैं जिनको कुछ मैं शेयर करूंगा और कुछ चीज़ें उनसे जानना चाहूँगा जिनकी अगर हम तिवारी जी की चर्चा करते हैं, मेयर साहब की चर्चा करते हैं तो वो चीज़ें अनायास ही आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो 2-3 चीज़ें मैं पहले बताऊंगा और फिर आपसे उन पर विस्तार से जानना चाहूँगा। मतलब आपका जैसे ही नाम आता है तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत ही प्रखर वक्ता, सटीक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब विषय को इतना खूबसूरती से रखते हैं कि जो है सामने जो दर्शक होता है, जो श्रोता होता है, वो वशीभूत एक तरह से हो जाता है। मतलब आपकी बोलने की शैली, कला, और उस पर जो है आपको जो है पुरस्कार भी मिल चुके हैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता के। और वो कोई सामान्य पुरस्कार नहीं है, देश के माने जाना पुरस्कार है। और उसके साथ साथ जो है पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट में भी जो है आपको यूथ पार्लियामेंट में भी आप जो है पुरस्कृत हो चुके हैं। तो 2 चीजें तो ये हैं, इनके बारे में जानना चाहूंगा। और उसके बाद फिर मैं आगे थोड़ा सा आपकी जो और 1-2 चीजें आपसे जुड़ी हैं, जब भी चर्चा होती है तो उनकी चर्चा जरूर होती है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, यूथ पार्लियामेंट और सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में आप कैसे करके आए? विद्यार्थी जीवन से ही मुझे वाद विवाद स्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिला। मेरी रुचि भी थी जी। और नागपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते समय अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद स्पर्धा जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी गांधी के स्मृति में भारत के विदेश नीति पर होती है, सप्रू हाउस में, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में। वहाँ 3 बार मुझे जाने का मौका मिला, 1986, 1987, 1988। और मेरा सौभाग्य है कि तीनों वर्ष भारत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार से मुझे भारत सरकार ने पुरस्कृत किया। पहले भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के हस्ते पुरस्कार मिला। उसके पश्चात भारत के रक्षा मंत्री केसी पंत के हस्ते पुरस्कार मिला। उसके पश्चात भारत के संचार मंत्री विद्याचरण शुक्ल के हस्ते मुझे पुरस्कार मिला। और लगातार 3 वर्षों तक भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार पाने वाला भारतवर्ष का एकमात्र विद्यार्थी के रूप में आपका भाई ही पहचाना जाता है। जी जी जी। जो सर्वश्रेष्ठ यूथ पार्लियामेंट अवार्ड की बात है, भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडी ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से
देश के नौजवानों के मन में भारतीय संसद की व्यवस्था को लेकर के क्या संकल्पना है, वो किस प्रकार की संसद चाहते हैं और संसद का संचालन कैसे होना चाहिए। वर्तमान में हम जो विद्रूप स्वरूप संसद का देख रहे हैं, क्या नौजवान की दृष्टि में भी वैसे ही संसद है क्या? इस दृष्टि से भारत सरकार नौजवानों की, कॉलेज विद्यार्थियों की एक इंटर यूनिवर्सिटी मॉडल पार्लियामेंट स्पर्धा लेती है। उस स्पर्धा में पहले जोनल लेवल पे कंपटीशन होती है, फिर नेशनल लेवल पे कंपटीशन होती है। मुझे 1989 और 1990 इन 2 वर्ष में लगातार बेस्ट यूथ पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिला। दोनों वर्ष में विरोधी पक्ष नेता था जी। और प्रथम वर्ष जो पुरस्कार मिला वो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष श्री बलराम जी जाखड़ के हस्ते मिला। उसके पश्चात दूसरी बार जब 1990 में पुरस्कार मिला, उस समय राज्यसभा के सभापति नजमा हेपतुल्ला जी थे, उनके हस्ते पुरस्कार मिला। तो दोनों पुरस्कार विद्यार्थी जीवन में मुझे नागपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त हुए। सामाजिक संदर्भ में कहते हैं कि मतलब कई लोगों से चर्चा है कि दयाशंकर जी चुप नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ वो हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए करते ही रहते हैं। आप पिछले दिनों आपने जो है 51 शिवलिंग निर्माण की बड़ी योजना चलाई और जो है सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत बड़ा आयोजन एक माना गया नागपुर का। और वर्तमान समय में भी जो है ब्रज की रासलीला जो है चल रही है। कहाँ से इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति लाते हैं? मुझे बोलता है, ऐसा लगता है कि हमारी जो पुरानी परिपाटी है, पुरानी संस्कृति है, उसको फिर से लाना चाहिए। जी। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि कोरिया की एक कंपनी है कॉनिबॉय, वो कॉनिबॉय सर पे लगाने का बेल्ट बेचती है, हाथ में लगाने का बेल्ट बेचती है, और उस पदार्थ को बेचते समय वह बताती है कि आजकल हम लोग मट्टी से दूर हो गए हैं, इसलिए मट्टी से मिलने वाला जो मिनरल है वो हमको नहीं मिलता है, इसलिए हमारा उत्पाद जो है वो मट्टी से मिलने वाले मिनरल आपको देगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। वाह। मट्टी से मिलने वाले मिनरल के लिए हमें कॉनिबॉय की कंपनी के बेल्ट लगाना कहाँ तक उचित है? भारत हम फिर से मट्टी के खेल क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल। और जिस देश की मट्टी को भगवान श्री कृष्ण ने खाया हो, जी बिल्कुल, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मट्टी को खाया हो, इतनी पावन मट्टी में खेलने में क्या बुराई है? जी। लेकिन फिर भी लोग संकोच करते हैं। आज के सारे खेल ऐसे हैं जो मट्टी से जुड़े हुए नहीं है। पुराने सारे खेल मिट्टी से ही शुरुआत करते थे। और मूलतः मुझे ऐसा लगता है बचपन में शायद हम सब मिट्टी खाते थे, सबने खाई है। और आज, लेकिन आज वो बच्चों को शायद नहीं मिल रही है, क्योंकि मिट्टी में है ही नहीं, मिट्टी ही नहीं दिख रही, जिसे है ही नहीं। मन में ऐसा आता है कि शायद हमारी पीढ़ी मिट्टी से जुड़ी थी, इसलिए राष्ट्र की मिट्टी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तैयार है। और वर्तमान पीढ़ी जो है उसको हमने न मिट्टी में खेलने दिया, ना कूदने दिया, ना उस मिट्टी का महत्व बताया, मिट्टी से अलग कर दिया, इसलिए पढ़ लिख करके सारे के सारे विदेश पलायन कर जाते। तो क्या इसकी शुरुआत फिर से मिट्टी से नहीं हो सकती? बिल्कुल। फिर ये कैसे होगी? तो नैसर्गिक रूप से अगर हम धार्मिक स्वरूप से किसी बात को जोड़ देते हैं तो लोग सहजता से उसे स्वीकार करते हैं। हमने गंगा जी की तलहटी से नागपुर में माटी बुलाई और गत श्रावण मास में, गत वर्ष काफी चर्चा हुई थी उसकी नागपुर में। एक संकल्प लिया कि क्यों ना 51 लाख पार्थिव शिवलिंग बने। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया, जब लोगों के ध्यान में आया कि हमें स्वयं जाना है, स्वयं अपने हाथ से मिट्टी लेनी है, अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन स्वयं करना है और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन स्वयं करना है। अब जिस पीढ़ी ने बचपन से मिट्टी खेली है उसको दोबारा अगर मिट्टी से खेलने का आनंद मिल जाए तो उसके लिए कितनी खुशी होगी। और वो मौका आपने दिया, वो मौका सबको मिला और मैं समझता हूँ कि उसमें प्रतिसाद इतना अच्छा मिला कि हम 51 लाख की संकल्पना करके बैठे थे, 30 दिनों में 68 लाख से ज्यादा पार्थिव। वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी काफी चर्चा हुई थी और वो एक बहुत सफल आयोजन आपका था। मन में यह आया कि किसी ने शुरुआत करनी चाहिए। ठाकुर रविंद्रनाथ जी ने कहा है, एकला चलो रे, कोई अगर आपको नहीं मिलता है तो आप खुद तो आगे बढ़ो, रहिए, दूसरे की राह कब तक देखोगे? आप रास्ता बनाओ आगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा विषय ब्रज की रासलीला का है।
बचपन में हम सभी ने रामलीला रासलीला बहुत देखी। बहुत मतलब अगर हम पुराना बिल्कुल, बचपन याद बिल्कुल, रखें तो हमारे गेहूं के जो बोरे होते थे वो ले जाके हम बैठते लोग थे, बैठ जगह करके घेरते थे और उस रासलीला तरह देखते से थे। मतलब पूरा आनंद हाँ। लेते थे। बिल्कुल, तो भारत की यह लोक कला है जो विश्व में भी प्रदर्शित होने के लिए भारत महोत्सव के नाम से जानी जाती बिल्कुल जी। है। और ब्रज की रासलीला यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन के माध्यम से पहुंची हुई है। मूलतः जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ गया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक विशिष्ट वर्ग ऐसा है जो भारत में स्थापित सनातन धर्म की जितने भी आराध्य हैं उनके बारे में भ्रमित करने वाले विचारों को परोसने का काम कर रहा है। अब कोई भ्रमित विचारों को परोस रहा है तो हम उसका विरोध करें, एक ये रास्ता हो सकता है, या हम कुछ अच्छा करें। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि सच्चाई क्या है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हम भाषण के माध्यम से, संभाषण के माध्यम से, गीत के माध्यम से अगर कोई बात कहें तो संप्रेषण के लिए ये अच्छा मार्ग है, लेकिन हम किसी प्रकार से मंच पर इस कार्य को अभिमंचित करें नाट्य संगीत के रूप में तो हमारी सारी इंद्रियां उसको देखती हैं। उसमें और वो यादें जुड़ती हैं, उसमें संवाद भी है, उसमें सामने वो यादें जुड़ती हैं। जैसे आज हम कह रहे कि हाँ। बोरा लेके जाते थे, जगह घेरते थे। तो भगवान का जो असली चरित्र है, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, जिनको विद्रूप स्वरूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। मैं एक बार स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिलने के लिए गया। स्वामी रामभद्राचार्य जी एक अखिल विश्व रामायण मेला चित्रकूट में होता है, वहां एक पत्रकार आया। उस पत्रकार ने बड़ी सहजता से पूछा कि स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता मानते हैं और संपूर्ण गीता में प्रेम शब्द का उल्लेख ही नहीं है, इसका क्या कारण है? स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बड़े सहजता से पूछा। वो वहाँ एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी चलती है, बिल्कुल। वहाँ के हिंदी विभाग की जो प्रमुख थी उससे उन्होंने पूछा, करुणा नाम था उनका जी, कि बेटी करुणा, ये गीता में प्रेम शब्द का उल्लेख कहाँ है, बताओ करके। करुणा ने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लिया। तो एक और दृष्टिहीन दिव्यांग वहां उनकी शिष्या थी, उससे उन्होंने पूछा। तो दृष्टिहीन दिव्यांग शिष्या ने कहा कि गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया, प्रेम शब्द का उल्लेख। रामभद्राचार्य जी ने बताया कि प्रेम और प्रीति यह दो शब्द हैं। जहां प्रेम शब्द आ जाए, यहाँ कहीं ना कहीं लोग उसको काम से और वासना से जोड़ते, लेकिन जहां प्रीति शब्द आ जाए वहां यहाँ सब कुछ भी नहीं है करते। इसलिए लोग भगवान के प्रेम में पागल ना हो, भगवान के प्रति अपने मन में प्रीति जागृत करें। और यही कृष्ण के चरित्र की सार्थकता है, सकारात्मक पहलू है कि कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव जगा। आप कहीं भी संपूर्ण भागवत में प्रेम 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 ये शब्द नहीं सुनेंगे, समर्पण शब्द है। तो समर्पण जहां जहां होगा, वो चाहे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, जहां समर्पण का भाव होगा वही स्थिति यही होगी कि नदी जल लेकर के आएगी और अपना अस्तित्व सागर में विलीन कर देगी। जहां अस्तित्व की लड़ाई समाप्त हो जाती है वहां समर्पण अपने आप प्रतिभाषित हो जाता है। और हमारे यहाँ देवताओं के जितने चरित्र हैं वो सारे के सारे चरित्र ऐसे ही रहे, समर्पण का भाव रहा है और समष्टि के लिए अपने अस्तित्व का विलीन किया है सबने। इसलिए अपने अस्तित्व को कायम ना रखते हुए हम समर्पण के भाव से समाज में सेवा करें। यही हमारे यहाँ के देवताओं को परिभाषित करने का सबसे अच्छी परिभाषा। बिल्कुल। और रामचरितमानस के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। समर्पण का भाव पैदा हो राष्ट्र के प्रति। ब्रज की भाषा बहुत मीठी है। ये ब्रजवासी जब वृंदावन से आकर के इसको प्रस्तुत करते हैं तो उनका गीत, संगीत, नृत्य, संवाद, अदायगी, ये सबसे लोगों के हृदय तक वो बात पहुंच जाती है। मतलब जो रासलीला करने आए हैं वो ब्रज की सब वहीं से लोग आए। हरगोविंद जी को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था, उनकी टीम है। उनके शिष्य अभी कृष्ण मुरारी जी है, वो उसको संचालित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरगोविंद जी का देहावसान हो गया है, इसलिए उस परंपरा को निभा रहे हैं और उनके नेतृत्व में यह रासलीला। एक और चीज जानना चाहेंगे, जब भी आपकी चर्चा होती है तो एक स्केट यात्रा जो है
और वो खास तौर से स्वामी जी के विषय से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं कि आपने जनवरी में ही जो है मुंबई से नागपुर, वो कहाँ से मतलब इस तरह के विषय आप सोचते हैं? बचपन से ही हम जिस परिसर में रहे हैं, जी जहाँ हमारा निवास रहा है, देश के आज़ादी के लिए दो सेनाएं बनी। जी एक आज़ाद हिंद सेना बनी और दूसरी हिंदुस्तानी लाल सेना बनी। जी आज़ाद हिंद सेना नेताजी ने बनाई है तो सबको जानकारी है, लेकिन हिंदुस्तानी लाल सेना का उद्गम जिस मोहल्ले में हमारा जन्म हुआ उसी मोहल्ले में हुआ। इसलिए बचपन से उन सब महान वीरों की कहानी कथाएं सुनते सुनते राष्ट्र के प्रति एक आकर्षण। जी तो 1997 में जब पहले बार जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए तो देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती थी। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र जी नागपुर के महापौर हुआ करते थे। अच्छा हमने उनके सामने विषय रखा कि क्यों ना भाई इंद्र कुमार जी गुजरात देश के प्रधानमंत्री है, तो मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में स्वर्ण जयंती महोत्सव की शुरुआत मशाल जला के कर रहे हैं, तो उस मशाल से हम भी एक मशाल जला के नई मशाल जला क्यों ना आए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। फिर हमने बताया स्केटिंग से आएंगे। उन्होंने कहा इसकी हम ट्रायल लेंगे, कारण एकाएक महानगर पालिका रैली का आयोजन कर रही है, ऐसा कैसे होगा करके नागपुर से जाम जाना और जाम से नागपुर वापस आना, ऐसे 140 किलोमीटर की हमने ट्रायल दी। उसमें माननीय देवेंद्र जी महापौर के रूप में पूरे समय हमारे साथ थे। और फिर उनको जब विश्वास हो गया कि 140 किलोमीटर आना जाना इन्होंने कर लिया और 6 बजे निकल करके 4:30 बजे वापस नागपुर आ गए और उसमें भोजन भी हो गया, उन्होंने हरी झंडी दे दी। फिर हमने मुंबई से नागपुर 1997 में यात्रा निकाली। आज़ादी के स्वर्ण जयंती की यात्रा थी, इसलिए जिस जिस टाउन में हम लोग जाते थे वहाँ के कलेक्टर को बोल के, म्यूनिसिपल कमिश्नर को बोल करके वहाँ के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एकत्रित करते थे, उनका स्वागत करते थे, आज़ादी के संघर्ष के बारे में संभाषण करते थे और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते थे। मतलब एक बड़ी यात्रा है मुंबई से नागपुर, और स्केट चला के अगर बच्चे आ रहे हैं। विशेष यानी उस समय माननीय नितिन जी नए नए मिनिस्टर बने थे जी, इसलिए सड़कें भी आज मतलब की उस समय सड़कें की ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं नहीं, सही बात है कि जो उस समय- कसारा घाट था वो पूरा खुदा पड़ा हुआ था। बिल्कुल ये सही और है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि कसारा खुदा हुआ है इसलिए आप तो जा ही नहीं सकते, इसलिए हम अनुमति नहीं देते। तो जहाँ माननीय पर सड़कें मुख्यमंत्री- खराब थी वहां पर सब कैसे, जगह हम लोग पैदल आए, वहाँ बच्चे स्केट पहन के पैदल आए, मतलब स्केट एक बार पहना मुंबई से तो फिर उतारा वो नहीं, उतारा। जहाँ विश्रांति होती तो वहीं उतारते थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें अनुमति देने से मना कर दी कि ये हो ही नहीं सकता। असंभव सा लगता है लेकिन सुनने हमने में कि संकल्प मतलब- लिया था, मुख्यमंत्री जी ने हमें झंडी दिखाने को समय नहीं दिया, नहीं ये संभव नहीं है कर। अनायास प्रमोद जी महाजन को हमने पत्र लिखा था, प्रमोद जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया और प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखाने का साथ दे दिया, तो मुख्यमंत्री जी को उपस्थित रहना। तो इस प्रकार से हम लोग जब ठाणे हम लोग पहुंचे और मुंबई के ट्रैफिक में ठाणे पहुंचे तो मुख्यमंत्री तक ये खबर गई, तो ठाणे के बाद पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया कि नहीं अब ये मानेंगे नहीं है तो इनको यहाँ तक। दूसरी यात्रा स्वामी जी के शारद श्रुति पर 2012 में हम स्थायी समिति के अध्यक्ष थे नागपुर शहर के। हमने प्रयोजन किया कि चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की एक यात्रा होनी चाहिए और यह कन्याकुमारी से नागपुर तक होनी चाहिए। टोटल 1948 किलोमीटर की यात्रा हमने करी। नागपुर से कन्याकुमारी की दूरी इतनी नहीं है, लेकिन हम जब गए तो हम शहरों के अंदर भी घूमे, वहाँ के लोगों को एकत्रित किया, स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में वहाँ पर बताया। मूलतः क्या होता है कि स्वामी जी के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हुए लोग एक हिंदू सन्यासी इस दायरे से बाहर नहीं निकलते और स्वामी जी को केवल एक हिंदू सन्यासी के दायरे में कैद करके देखते हैं तो स्वामी जी से इतना इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तो स्वामी जी के जीवन के जो सामाजिक पहलू है, चेतना के पहलू है, जागृति के पहलू है, वह वर्ष भर लोगों तक बीच में जाए, यह संकल्पना थी। और मन में एक डर भी था कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी का विरोध होता है, हम हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इतनी सहजता से लोगों ने उसको स्वीकृत किया। वहां भी हमने संकल्पना यह रखी थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हम सत्कार करें। सब जगह तो ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन कुछ जगह संभव हो पाया। हमारे लिए एक अजीब पल था कि सेलम नाम की जगह है, वहाँ कलेक्टर ने पूरी व्यवस्था की थी। एक करीब 80-82 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ और
उसने कहा कि क्या मैं भी भाषण दे सकता हूँ, और हिंदी में कहा। हमारे लिए आश्चर्य था कि दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का एक व्यक्ति हिंदी में खड़ा होकर के क्या रहा है, मैं भी भाषण दे सकता हूँ। कि मुस्लिम बिरादरी का था। हमने उसको कहा आप भाषण दे सकते हैं। तो उसने अपने भाषण में कहा कि मैं आज़ाद हिंद सेना में सैनिक था। अरे वाह। और हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी थी। मैं हिंदी बहुत दिनों से बोलना भूल गया। आज आपकी हिंदी सुना तो मुझे हिंदी बोलने याद की आ इच्छा गया। हुई। और उसने अपने अनुभव आज़ाद हिंद सेना के हमारे पास शेयर किए। जैसे बहुत सारी स्मृतियाँ। आदिलाबाद में हम लोग एक मुस्लिम कॉलेज में स्वामी जी के जीवन पर हमने भाषण दिया। सारे मुस्लिम विद्यार्थियों के स्वामी जी की प्रतिमा लगा करके वहाँ भाषण दिया। वहाँ के पूरे मीडिया ने उसको विशेषता से प्रसारित किया। तो स्वामी जी सर्वव्यापी है, सहज स्वीकृत है। सहजता के साथ में जिन्होंने आध्यात्म की व्याख्या करी और उसको मानव जीवन के उत्थान से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दृष्टि से प्रतिपादित किया। और केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने जीवन प्रणाली में उसको आत्मसात किया। तो इसलिए स्वामी जी की सादगी, स्वामी जी की संवाद संप्रेषण की क्षमता और स्वामी जी का चरित्र, उसको लेकर के कुछ शब्दों में कहना तो बखान नहीं हो सकता। उसके कारण दक्षिण भारत में एक विशेष आकर्षण स्वामी जी को लेकर। हम लोग जहाँ जहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो विषय पे तो ये परिचय है श्री दयाशंकर तिवारी जी का। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा आज के विषय की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान समय में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता जो है, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत से अमेरिका, एक ऐसा युवा जिसने पूरी दुनिया में सनातन धर्म को, सनातन को, भारतीय संस्कृति को कह सकते हैं एक नई पहचान दी। उन गोरों के बीच में जाकर के भारतीय जो है संस्कृति का डंका जो है बजाया, और जो है वो सनातन, वो स्वामी विवेकानंद जो उस जो है शिकागो व्याख्यान के बाद रुके नहीं और आज हमारे बीच में हैं। हम सब उसके बाद से स्वामी विवेकानंद जी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुनर्जन्म था। उसके बाद से पूरी दुनिया ने जो है उनको जाना और किस तरह से फिर आगे की उनकी यात्रा रही। तो आज हम तिवारी जी से चर्चा करेंगे कि युवाओं के लिए और वर्तमान समय में जो है स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, खास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि उनके विचारों की प्रासंगिकता तो हमेशा सदैव रहेगी, लेकिन युवा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है एक भटकाव में है। तो वो कैसे एक सही दिशा जो है पकड़ सकता है, कैसे स्वामी जी के विचारों को लेकर के जो है आगे बढ़ सकता है, और कैसे उस युवा के मन में राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण की जो बात हो रही है, उस समर्पण का भाव जो है कैसे जो है जागृत हो सकता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के जीवन के अंतिम समय एक अंग्रेज अधिकारी ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, और जब बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, बोलता स्वामी जी बंगाल से ही थे, भारत माता के विभाजन को स्वीकृत नहीं कर सकते थे जी। इसलिए उन्होंने स्वयं उसका विरोध किया और इस राष्ट्र के लोगों से भी कहा कि भाई इस बात के लिए सबने एकत्रित होकर के बंगाल विभाजन का विरोध करना चाहिए। और स्वामी जी ने एक उद्घोष वाक्य दिया, उठो, जागृत हो, और जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक संघर्ष करते रहो। आज के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, एक उद्घोष वाक्य को पूरे देश के 3 लोगों ने समझा जी। एक का नाम था लाल, दूसरे का नाम था बाल, और तीसरे का नाम था पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सर विपिन चंद्र पाल। ये तीनों ने मिलकर के पूरे राष्ट्र में ऐसी अलख जगाई कि गुलाम भारत में भी बंगाल को तोड़ने की हिम्मत ब्रिटिश नहीं कर सके, उनको निर्णय वापस लेना पड़ा। अर्थात स्वामी जी के एक उद्बोधन से, एक सेंटेंस के उद्बोधन से अगर इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, तो
अपने जीवन का लक्ष्य अगर नौजवान यह बना ले कि मैं अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करूंगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करते तक मैं जब तक प्राप्त न करूं तब तक संघर्षरत रहूंगा और उसे प्राप्त करूंगा, तो सबसे पहली बात है कि हम अपना गोल निश्चित करें और गोल निश्चित करने के बाद उसको प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण का भाव प्रेरित करें। आज लाल बाल पाल नहीं है, बंगाल विभाजन भी 1905 में होने वाला था, बिल्कुल हम 2025 में बैठे थे, लेकिन 120 वर्ष बाद भी हम लाल बाल पाल की याद कर रहे हैं, तो उनके समर्पण भाव और संघर्ष और लक्ष्य निर्धारित करने के कारण कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं आप निश्चित कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। एक बड़ी विचित्र सी बात दिखाई दे रही है, पूरे हिंदुस्तान में ब्रेन ड्रेन एक संस्कृति हो गई है। हम पढ़ेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ, मानसिक संपन्नता यहाँ से हासिल करेंगे, लेकिन आर्थिक संपन्नता को हासिल करने के लिए देश की मिट्टी से बाहर चले जाएंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, दक्षिण भारत के लिए, मद्रास के लिए ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन के सफर में, रेल के सफर में उनके साथ जमशेद जी टाटा बैठे हुए थे। जमशेद जी टाटा जो थे वो भारत से आयरन ओर को विदेश में ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे शिप के माध्यम से, इसलिए वे मद्रास जा रहे थे। स्वामी जी से उनकी बात हुई। जमशेद जी टाटा ने कहा कि मैं जापान जा रहा हूं और जापान में जाकर के वहां इस्पात संयंत्र में डालूंगा, स्टील प्लांट डालूंगा। स्वामी जी को बहुत बुरा लगा कि मेरे देश का कच्चा माल विदेश में जाएगा और इस्पात वहां बनेगा। उन्होंने जमशेद जी टाटा को इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, आपको तो हिंदुस्तान में ये सब करना चाहिए। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का सफर है, आज जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं थी कि 3-4 घंटे में पहुंचा दी। उस समय के झुक 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 गाड़ी में इतनी गाड़ियों की आवाज होती थी कि एक दूसरे से संवाद करना भी मुश्किल होता था, और कोयले के कण जो आते थे वो अलग। लेकिन स्वामी जी ने जमशेद जी टाटा का हृदय परिवर्तन अपनी चर्चा से कर दिया कि नहीं, आपको ये उद्योग हिंदुस्तान में लगाना है। अब स्वामी जी तो राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नहीं थे, इसलिए विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी जमशेद जी टाटा के साथ पुणे आए और पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जमशेद जी टाटा और स्वामी जी, ये तीनों के बीच में मिलकर के संवाद हुआ। और संवाद होने के बाद टाटा ने यह निश्चित किया कि मैं अब अपना इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान में लगाऊंगा, और जिसे टाटा नगर जमशेदपुर के नाम से हम जानते हैं वो बना। इसकी मूल प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ही थे। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे। उनके मन में भाव आया कि भाई, आप केवल लोहे से काम क्यों कर रहे हैं, दूसरा काम भी कीजिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आप इस महाराष्ट्र की भूमि से भी कुछ कार्य कीजिए। जमशेद जी टाटा ने उस बात को स्वीकृत किया और जमशेद जी टाटा का पहला व्यावसायिक यूनिट जो था वो एम्प्रेस मिल के रूप में 1890 में नागपुर शहर में बना। मतलब दोनों जगह। विदर्भ में कपास ज्यादा होता था, इसलिए नागपुर में उन्होंने यूनिट खोला। जमशेदपुर का स्टील प्लांट बाद में खुला। इस दृष्टि से हिंदुस्तान के उद्यमियों ने अपने राष्ट्र के कच्चे माल को विदेश में भेज करके पक्के माल में परावर्तित करना और उस पर उन्हें फिर ड्यूटीज देना, टैक्स देना, यह उचित बात नहीं है। इस दृष्टि से हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान के आर्थिक समृद्धि के लिए हिंदुस्तान में ही प्रकल्प बनाने चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार देना चाहिए, और मेरी मातृभूमि के गर्भ से निकला हुआ खनिज परिष्कृत रूप में भी अगर उपयोग आता है तो मेरे देश में ही आना चाहिए। इस प्रकार के विचारधारा स्वामी जी ने स्थापित की थी। इस प्रकार से राष्ट्र समर्पण का जो भाव स्वामी जी ने जमशेद जी टाटा के रूप में हमारे सामने बनाया, आप कल्पना कीजिए, हम डॉक्टर होमी भाभा का जीवन देखें, हम विक्रम साराभाई का जीवन देखें, हम लोग हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का जीवन देखें। इन सारे लोगों के जीवन में स्वामी जी के जीवन के अनेक क्षण, अनेक वक्तव्य इस प्रकार से कार्य आए कि उन्होंने उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। आप कल्पना कीजिए कि हम जिन कलाम साहब की बात कर रहे हैं ना, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद एसएसबी की परीक्षा देने के लिए कलाम साहब प्रयागराज गए थे, और प्रयागराज में कलाम साहब जैसा व्यक्ति एसएसबी की परीक्षा में फेल हो गया।
और उस निराशा के क्षण में जो स्वामी जी के जीवन के उद्घोष उनके कार्य आए, काम आए, और उन्होंने सोचा कि मेरे लिए शायद ईश्वर ने इससे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया होगा, इसलिए मुझे यहां पर नहीं, मैं पायलट बनना चाहता था, पायलट नहीं बनाना होगा, इससे ज्यादा ऊंचाई मुझे हासिल करवानी होगी, इसलिए मेरे लिए ईश्वर ने दूसरा काम जाया करके। निराश नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं गए। आजकल तो देखिए चौथी पांचवी के बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो ये डिप्रेशन से बाहर निकालना ये वर्तमान समय में युवकों के लिए नितांत आवश्यक है।